तो जानते ही हैं। प्रेम कुमार जी, शुक्रिया राजीव जी। एक तो जब बातचीत चल रही थी तो आपने कहा है कि राष्ट्रपति जी का भावी भाषण भी चल रहा है, पद्म पुरस्कार की भी घोषणा हुई है, तो इसकी भी समीक्षा होगी। लेकिन शिबू सोरेन का नाम पद्म पुरस्कार में है, पद्म पद्म भूषण में है। विभूषण में, पद्म विभूषण में। विभूषण में नहीं, मेरे ख्याल से पद्म भूषण में है। पद्म विभूषण में होता तो मैं थोड़ा संतोष करता। मुझे लगता है पद्म भूषण में है। जी। तो ये बड़ा आश्चर्य है कि पद्म भूषण में शिबू सोरेन का नाम हो राजनीतिक रूप से। ऐसे तो शिबू सोरेन, चूंकि वो जेएमएम रिश्वत कांड का नाम आता है जिसमें शिबू सोरेन जी का नाम था, लेकिन तकनीकी रूप से वो उसमें बचे थे और वो उसमें दोषी उस नहीं पाए गए। वो उसकी एक अलग व्याख्या है। तो कहने मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अगर ऐसी कोई बाध्यता होती भारत रत्न देने में, तो पद्म भूषण देने में भी वही दिक्कत आनी चाहिए। जब पद्म भूषण के लायक है शिबू सोरेन, तो भारत रत्न के क्यों नहीं है, यह प्रश्न है। शिबू सोरेन को पद्म भूषण देना उनका अपमान है, सम्मान नहीं है। ये बात समझने की जी। जरूरत है, क्योंकि शिबू सोरेन सामान्य नेता नहीं है। आदिवासियों के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, देशोम गुरु माने जाते हैं, झारखंड आंदोलन के जनक हैं, और उनकी वो एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने कई पीढ़ियां राजनीतिज्ञों की पैदा की हैं और आने वाली पीढ़ियां उनको हमेशा याद करेंगी। तो इस बात को रखते हुए कि शिबू सोरेन को भारत रत्न मिलना चाहिए, न कि पद्म भूषण। और भाई इस तरह से पद्म सम्मान तो आज के जीवित नेताओं को भी दिए जा रहे हैं जो हैं, और उस हिसाब से देखा जाए तो ये सम्मान नहीं है। ये विवाद का विषय रहेगा, सवाल इस पर उठेंगे। दूसरी बात है कि आपने ये उठाया कि ये जो आज जस्टिस पर, न्यायपालिका पर सवाल उठ रहे हैं। न्यायपालिका पर सवाल जब कभी भी हम दबी जुबान में उठाना चाहते हैं या उठाते हैं, तो हमेशा एक डर बना रहता है, कंटेम्प्ट का मामला तो नहीं हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कहीं हमसे सवाल तो नहीं पूछने लगेगा। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक ऐसी हरकतें कर रहा है, या अदालत में हरकतें हो रही हैं या होने दी जा रही हैं, कि सवाल को उठने से रोका नहीं जा सकता। और अब तो न्यायालय के अंदर से सवाल उठ रहे हैं, जो जस्टिस हैं वो सवाल उठा रहे हैं। अब कॉलेजियम का सिस्टम है जिसको लेकर के बात हुई, और जो मध्य प्रदेश के जज का पहले छत्तीसगढ़ और फिर उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया गया श्रीधरन जी का, तो उनको लेकर के भी बात जो उठी है वो ये कि कॉलेजियम ने अपने निर्णय में लिख दिया कि सेंटर की चाहत है, इच्छा के हिसाब से ये तबादला बदला जा रहा है या नया तबादला किया जा रहा है। अब कॉलेजियम बना क्यों था भाई? कॉलेजियम तो इसलिए बना था ना कि किसी एग्जीक्यूटिव के प्रभाव से स्वतंत्र होकर कॉलेजियम अपना निर्णय लेगा, ताकि न्यायालय में सरकारी प्रभाव का न हो, दखलंदाजी न हो। तो आप लिखित रूप में मान रहे हैं कि दखलंदाजी की केंद्र सरकार चाहती है, इसलिए हम ये ट्रांसफर ऐसे न करके ऐसे करना चाहते हैं। तो फिर कॉलेजियम का मतलब क्या है? कॉलेजियम ही खत्म है। तो कॉलेजियम को खत्म करने के लिए आप जानते हैं मोदी सरकार जब से आई है तब से लगी हुई है। वो लॉजिक देती है कि दुनिया में ऐसा नहीं है, जज अपना निर्णय खुद क्यों करेंगे, तमाम तरह के जो कॉलेजियम के अगेंस्ट में तर्क हो सकते हैं वो देते हैं। लेकिन फिर भी कॉलेजियम इस तरह का सिस्टम है कि जो वर्तमान विकल्प है उसमें इससे बेहतर विकल्प नहीं है, अब इसलिए वो चल रहा है। मगर अब इस कॉलेजियम को ही तार तार कर दिया गया है, सेंटर ने अपने हस्तक्षेप को लिखित रूप से मान्य करा करके। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, और इसलिए जस्टिस साहब की पीड़ा बहुत, ये जस्टिस भुइयां जी की जो पीड़ा है बहुत जायज है कि अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे।
अब जब न्यायालय की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, वो केंद्र सरकार के निर्देश पर ही काम करेगा, उसके जज के ट्रांसफर होंगे, तो फैसला कैसे होगा? और फैसला वो हुआ भी क्यों? केंद्र सरकार क्यों नाराज हो गया भाई? तो नाराज इसलिए हुआ कि भाई सोफिया कुरैशी जी के केस में उनका रवैया जो था बहुत ईमानदार जज का था। दूसरे ऐसे मामलों में जो जायज बोलने वाली भाषा होनी चाहिए, न्याय की भाषा, वो न्याय की भाषा बोल रहे थे। तो न्याय की भाषा बोलने के कारण क्या पनिश किया जाएगा? ये पनिशमेंट वाला ट्रांसफर होगा। ये एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश में वो आरोप जो कि संवैधानिक संस्थानों को मुट्ठी में रखने की कोशिशों में केंद्र सरकार सफल रही है, उसका एक और एग्जाम्पल बना है। तो ये राहुल गांधी ने जो कहा था कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, और इंडियन स्टेट जैसे बोलते हैं तो लोग कहने लगते हैं कि भाई इंडियन स्टेट से, ये तो गद्दार वाली भाषा हुई, ये तो देश के खिलाफ वाली भाषा हुई। हमारी लड़ाई है राष्ट्रपति जी से भी है कि जब किसी को आदिवासी को पेशाब पिलाया जाता है तो राष्ट्रपति जी चुप रहती है। हमारी लड़ाई है उनकी चुप्पी से। हमारी लड़ाई देश में हो रहे अन्याय पर, हवा प्रदूषित हवा पर, या ये बहुत सारी जो घटनाएं हैं उस पर हमारी राष्ट्रपति जी खामोश हैं, हमारी विधायिका खामोश रहती है, कई बार सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है। तो इन सब से हमारी शिकायतें हैं, और ये शिकायतें जब अंबार लग जाती हैं, राजनीतिक आवश्यकता, एक राजनीतिक पहल की जरूरत होती है, तो हम उसको लड़ाई बोलते हैं। इस असहमति को हम लड़ाई में बदल देते हैं। जब राहुल गांधी बोलेंगे तो वो लड़ाई हो जाएगी, हम आप बोलेंगे तो वो असहमति रहेगी। ये तो तरीका है मंच पर कौन बोलता है और किसके बोलने का क्या मतलब रहता है। तो इस तरह से हम देखें तो एक संवैधानिक संस्थानों को पॉकेट में रखकर लोकतंत्र को कब्जे में करने, हमेशा सत्ता अपनी बनाए रखने के लिए जो राजनीतिक कुकर्म किए जा रहे हैं, उसके प्रमाण लगातार सामने आ रहे हैं, और ये आज चिंता का विषय है। और हम जो चिंता रखते हैं, संजोग देखिए कि हर दिन कोई ऐसी घटना आती है जो हमारी चिंता को बहुत जायज ठहराती है कि हम सही चिंता कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस का स्टेटमेंट हमारी लगातार जो अभिव्यक्ति रही है लोकतंत्र के लिए, उसकी चिंता करते रहने के लिए, या फिर देश का अपोजिशन या राहुल गांधी या जो लोग भी चिंता करते रहे हैं, उनके साथ जब हम अपनी जुबान हमारी मैच करती है, तो उसका ये पुष्टि उसकी हो रही है कि यहाँ वास्तव में देश खतरे में है। देश का लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है, संवैधानिक संस्थानों को बचाने की जरूरत है, न्यायपालिका का विश्वास बनाए रखने की जरूरत है, और ये लगातार अंडरमाइन हो रहा है। जी, अंडरलाइन हो रहा है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। संविधान को बचाने की ज़रूरत, लेकिन संविधान को ख़त्म करने की जो चाल चली जा रही है वो क्यों, और कौन है जो ये सब कर रहा है, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। जयशंकर